भास्कर फैमिली मुंबई की टॉप फैमिलीज में से एक थी, जिसके प्रेसिडेंट सृष्टि के पिता कुणाल भास्कर थे और उनकी सेकंड वाइफ नैना भास्कर थी। साथ ही उनका बेटा भी था, राहत भास्कर, जिसे वह दोनों ही काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। और रही बात हमारी सृष्टि की, तो वह उनकी वाइफ की पहली बेटी थी, जिससे उन्होंने कभी भी उसके जाने के बाद प्यार नहीं किया था। सृष्टि की मां के 1 साल बाद ही कुणाल भास्कर ने दूसरी शादी कर ली थी। सृष्टि उस वक्त बच्ची थी, उसे कुछ भी नहीं पता था। वह तो नैना को ही अपनी मां मान ली थी, लेकिन वह हमेशा उनके साथ जानवरों वाला बिहेव किया करती थी। जब तक कुणाल घर में होते थे, तब तक वह काफ़ी प्यार से बात करती और उनके जाते ही वह किसी शैतान से कम नहीं होती थी। वह उसे टॉर्चर करने के लिए क्या क्या नहीं करती थी। उसने उसे बहुत मारा था और रोज़ मारती थी। कभी कभी तो वह उसे इतना मारती थी कि सृष्टि बेहोश तक हो जाती थी, जिसकी वजह से सृष्टि के दिल दिमाग को डर ने काबू पा लिया था। उसे बचाने के लिए हमेशा उसकी दादी सामने आ जाती थी और खुद मार भी खा लेती थी, जिसकी वजह से उन्होंने भी बहुत कुछ झेला था। सृष्टि को ये बहुत बुरा लगता था। वह शिकायत करती थी और नैना को पता चल जाता था, फिर उसका बुरा हाल होने लगा। उसे पहला लगता था उसके डैड उसकी हेल्प करेंगे, लेकिन एक दिन उसे उनकी भी सच्चाई पता चल गई थी। जब उन्होंने सच्चाई देखने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह समझ गई थी कि वह किसी भी जल्लाद से कम नहीं थे। फिर तो नैना उसके सामने भी किसी नौकरानी से भी बदतर सलूक किया करती थी। लेकिन इन सब से ही सृष्टि के अंदर नफरत पैदा होने लगी थी। उसके अंदर काफी नफरत थी। बाहर वालों की नज़र की वजह से उसे स्कूल में डाल दिया गया था, लेकिन वहां पर उसे लोग बुली किया करते थे, जिसकी वजह से सृष्टि की हर किसी से लड़ाई हो जाती थी, जिसमें वह भी काफ़ी ज़्यादा घायल होती थी, लेकिन सामने वाले को अपने से कई ज़्यादा घायल कर देती थी, जिससे उसे काफ़ी स्कूल से निकाला गया था। लेकिन काफ़ी मुश्किल होने के बाद भी उसने जहाँ पर भी पढ़ाई की थी, वहाँ पर हर चीज़ में टॉप किया था। ऐसे ही स्कूल में फाइट करते हुए वह एक पलक से मिली थी, जहाँ पर उसे काफ़ी बच्चे बुली कर रहे थे और उसने उसे बताया था। सृष्टि को दोस्त पसंद नहीं थे, लेकिन पलक से ना चाहते हुए भी दोस्ती हो ही गई थी, और वो भी बहुत ही ज़्यादा गहरी वाली। उसकी दादी की बात सिर्फ पलक ही थी जिस पर सृष्टि जान देती थी। उसने अपने घर से भागने की नामुमकिन कोशिश कर दी, लेकिन उसके जाते ही उसकी दादी पर टॉर्चर शुरू हो जाता था। वही थी जिसे सृष्टि बहुत प्यार करती थी, जिससे ना चाहते हुए भी वह वहाँ से कहीं भी नहीं जा पाती थी। कॉलेज के बाद सृष्टि ने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया, जो कि उसने खुद की कंपनी में नहीं बल्कि पूरे देश की सबसे बड़ी कंपनी ओबरॉय कॉरपोरेशन में, जहां पर उसका डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में उसका सिलेक्शन भी हो गया था। उसकी माँ ने उसे रोकने की नाकाम कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुकी, बल्कि उसने तो दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया था और वह दिन भर कंपनी पर काम किया करती थी। उसे काफ़ी ज़्यादा कुछ सुनने को मिलता था, लेकिन उसने भी खुद के लिए लड़ना सीख लिया था। उसकी आंखें हर वक्त गुस्से में रहती थी, जिससे नैना भी डरने लगी थी। रात दिन मेहनत की रंग लाने लगी और वह आज अपने डिपार्टमेंट की मैनेजर की पोस्ट पर थी। वहीं यह सब देखकर नैना ने उसकी ब्लाइंडेड शुरू कर दी थी। सारी की कंपनी के लिए वह उसका सौदा करना चाहती थी, लेकिन सृष्टि ऐसा कैसे होने देती। वह हर बार कुछ ना कुछ करके उसे भगाई देती थी। उसने वहां से भागना भी चाहा था दादी को लेकर, लेकिन वह पकड़ी गई थी, जिससे उसे वापस से कुणाल जी का वह सपना रूप देखना पड़ा था। और उस दिन उन्होंने उसे बुरी तरह से मारा था, इतना कि सृष्टि पूरे 1 महीने तक ठीक से चल भी नहीं पाती थी, जिससे सृष्टि ने डिसाइड कर लिया था कि अगर उसे यहाँ से निकलना है तो उसे पावर तो चाहिए ही होगी। उसके लिए पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे उसने और ज़्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर दी थी। लेकिन उसकी माँ ने फिर भी उसका जीना हराम करना बंद नहीं किया था। सृष्टि के पास जो भी था वह उसका खुद का था। उसने खुद से मेहनत करके इतना सब कुछ हासिल किया था, लेकिन इतना सब काफ़ी नहीं था, जिससे वह काफ़ी मेहनत करती थी। उसकी कही हुई बात को सुनकर पलक ने उसके कंधे पर हाथ रखा और काफ़ी प्यार से देखा। देख लेना सृष्टि, अब सब ठीक हो जाएगा, बहुत जल्द सब ठीक होगा। जिस पर सृष्टि की आंखों से आंसू की 2 बूंदें नीचे टपक गई थी, जिसे देखकर पलक ने उसे जल्दी से अपनी गली से लगा लिया था, जिसकी वजह से उसने अपना चेहरा छुपा लिया और फिर सिसकती हुई बोली,
कुछ भी ठीक नहीं होगा, बल्कि मैं उसे करके रहूंगी। सृष्टि काफ़ी स्ट्रांग लड़की थी जो कि हमेशा ही खुद को मानती थी। वह हमेशा खुद को काफ़ी स्ट्रांग मानती थी, लेकिन पलक अच्छे से जानती थी कि वह जैसे दिखाती है वैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। उसका पास्ट उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है। वह रातों को सही से सो भी नहीं पाती है और ना ही खुद को सही से रख पाती है। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं। अचानक से उसके दिमाग में न जाने क्या क्या चलने लगता है, यह वह खुद भी नहीं समझ पाती थी। वह अंधेरों से बहुत डरती थी। उसे एक तरह से बंद जगह पर काफ़ी ज़्यादा सफोकेशन फील होती थी। वह खुद को संभाल नहीं पाती थी, लेकिन वह ये सब अपनी कमजोरियों किसी के सामने शो नहीं करती थी। पलक के सामने भी कभी कभी ही उसने यह सब शो किया था। हालातों ने भले ही उसे कितना ही रोका और परेशान किया हो, लेकिन वह जिंदगी को जीते कैसे है वह ये अच्छे से जानती थी। वह काफ़ी ज़्यादा मिलनसार, चुलबुली, बिंदास, अपने उसूलों पर जीने वाली लड़की थी। वह उनके लिए बहुत अच्छी थी जिनसे वह प्यार करती थी, या वो जिनकी वह परवाह करती थी, या फिर वह उससे प्यार करते थे, उसके लिए अपनी जान तक दे सकती थी। लेकिन वह उतनी ही उनके लिए बुरी थी, जो कि उसे नीचे दिखाने में और उसे बुली या कुछ भी बुरा करने में कोशिश करते थे। वह उसके साथ जैसा बिहेव करता था बिल्कुल वैसी ही वह भी बन जाती थी। उसकी कही हुई बात को सुनकर पलक ने कुछ नहीं कहा था और उसे बस अपने गले लगाए रखी थी। उसने उसकी मदद करने की काफ़ी कोशिश की थी, बस सृष्टि को ये सब पसंद ही नहीं था। वह काफ़ी इंडिपेंडेंट लड़की थी जिसे किसी के सहारे की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन पलक फिर भी चाहती थी कि उसकी लाइफ में कोई आए जो उसे प्यार करे, उसे समझे और उसका साथ दे। उस घर से उड़ाकर उसे ले जाए अपनी दुनिया में और सबसे बहुत दूर। उसने काफ़ी कोशिश भी की थी, लेकिन मजाल है सृष्टि उसकी कोई भी चीज़ को सफल होने दे। लड़के उसके पास से जैसे भागते थे। इसका रीज़न उसे भी नहीं पता था, लेकिन वह लड़कों से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ती थी और उनसे दूर ही भागती थी। थोड़ी देर बाद वह दोनों एक दूसरे से दूर हुई और फिर सृष्टि एकदम से पलक से दूर हुई और अपने चेहरे को दूसरी साइड करके आंसू को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी थी। उसकी ये हरकत देखकर पलक ने एक गहरी सांस ली और वह आगे कुछ कहती कि तभी कमरे के अंदर महक जी ने कहा, अरे बेटा, तैयार हुई या फिर नहीं? वो सब तुम्हें लेने के लिए आ गए, नीचे चलो जल्दी से। उनकी कही हुई बात को सुनकर सृष्टि बेड से खड़ी हुई और अपनी कमर पर हाथ रखकर अपने इमोशन को रोकने की कोशिश करने लगी थी। वहीं पलक ने अपनी माँ को देखा और फिर कहा, हाँ माँ, आती हूँ, बस दुपट्टे को पिनअप करना है। वह वहीं पर खड़ी होकर अपने दुपट्टे को लगाने लगी थी। वहीं महक जी ने सृष्टि के पास जाकर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़ते हुए कहा, बच्चा, तू भी इनके साथ ही चली जाना, ओके? ये कहते कहते हुए रुक गई और उन्होंने ध्यान से सृष्टि को स्कैन किया तो उसकी आंखें सुर्ख लाल थी, चेहरे पर आंसुओं के निशान थे, साथ ही उसका चेहरा थोड़ा मुरझाया हुआ और रुआसा सा लग रहा था, जिसे देखकर वह समझ गई थी आखिर वह माई कैसी जो अपने बच्चों का दर्द न समझ सके, जिसकी वजह से उनकी आंखें छोटी हो गई थी। वहीं सृष्टि ने जल्दी से अपने चेहरे को छुड़ाते हुए झूठी हंसी हंसते हुए कहा, हाँ ब्यूटी कौन, याद है, मैं भी साथ में चली जाऊंगी। उसके चेहरे पर वह मुस्कुराहट भी अजीब लग रही थी। वहीं महक जी ने सीरियस होकर कहा, तू रो रही थी ना, क्या हुआ है? उसके सवाल को सुनकर पलक भी उन्हें ही देखने लगी थी। वहीं यह सुनकर सृष्टि ने जल्दी से बात को छुपाते हुए कहा, अरे नहीं ब्यूटी क्वीन, कुछ भी ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिस पर उनके एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदले थे। उन्होंने उसे खोलते हुए कहा, तू जानती है ना, मैं अच्छे से समझती हूँ तुझे, फिर भी तू मुझसे झूठ बोल रही है, इसलिए चुपचाप से बता मुझे क्या हुआ है। जिस पर सृष्टि के चेहरे पर परेशानी की लकीरें आ गई थी। वह अपनी वजह से किसी को भी दुखी या परेशान नहीं करना चाहती थी। वहीं पलक ने बीच में आते हुए कहा, माँ, वो अभी कहीं नहीं जा रही है, यही है, आराम से उसकी क्लास देते रहना, बट अभी देर हो रही है ना और नीचे सब वो वेट कर रहे हैं, इसलिए हमें चलना चाहिए ना। फिर उसके सृष्टि को देखते हुए कहा, चल तू भी मेरे साथ, समझी? जिस पर सृष्टि ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया और पलक उसका हाथ पकड़कर वहां से उसे नीचे की ओर ले जाने लगी थी। वहीं महक जी ने कुछ भी नहीं कहा, वह उसे ऐसे ही देखती रही। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और अपने हाथ जोड़ते हुए मन में कहा, भगवान, कितनी भली और भोली लड़की है, उसने क्या बिगाड़ा है आपका?
क्यों उस पर इतने जुल्म कर रहे हैं? उसकी लाइफ को सही कर दीजिए। यही चाहती हूँ मैं। भले ही वह मेरी सगी बेटी नहीं है, लेकिन उसे मैंने दिल से अपनी बेटी ही माना है। और एक माँ अपनी औलाद को कैसे ऐसे देख सकती है? आप तो सब जानते हैं ना, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? यह सब बोलकर वह भी वहां से नीचे की तरफ आ गई थी। वहीं पलक उनके हाथ को पकड़कर नीचे सीढ़ियों से उतरती हुई आज आ रही थी। उसके दिमाग में महक जी की कही हुई बातें ही चल रही थी। वह अपना सिर नीचे खोए हुए ही सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उसे देखकर कहा नहीं जा सकता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था, या फिर उसका ध्यान था भी या फिर नहीं। वह नीचे अविनाश, रागिनी, दिव्या तीनों सोफे पर बैठे हुए थे। ऋषि का अचानक से ही कॉल आ गया था, जिससे वह अंदर नहीं आया था। वहीं अविनाश काफी नर्वस होकर दिलीप जी के सामने बैठा हुआ था। वह भी उस वक्त पूरे ससुर जी वाले अंदाज में थे और उसे सीरियस होकर सवाल पर सवाल कर रहे थे। वहीं वह काफी फीकी बिल्ली की तरह बैठा जवाब दे रहा था। उसकी यह हालत देखकर उन दोनों को ही हंसी आ रही थी, लेकिन जैसे ही दोनों की नजर पलक पर गई, वह दोनों जल्दी से खड़ी हुई और उसकी तरफ भागते हुए बोली, भाभी जी। वहीं उनके मुंह से भाभी शब्द सुनकर पलक अपनी जगह पर जैसे जमकर खड़ी हो गई थी। साथ ही उनकी आवाज को सुनकर सृष्टि भी अपने होश में आ गई थी और उसने अपना सिर उठाकर उन्हें देखा। वहीं रागिनी और दिव्या ने जल्दी से पलक के हाथ को पकड़ते हुए कहा, वाओ भाभी, सच्ची आप कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। और आप दोनों कि एक साथ अपना सिर हाँ में हिलाया। वहीं यह सुनकर पलक उन दोनों को अपने चेहरे पर स्माइल लिए हुए देख रही थी। वहीं उनकी आवाज़ दिलीप जी और अविनाश ने भी उस तरफ देखने लगे थे। पलक को देखकर तो अविनाश की नजरें उसी पर जम सी गई थी। वह अब वही थी कि इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वह उसी पर से अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। साथ ही पलक ने भी अपनी नजरें बचाते हुए उसे देख लिया था। जब उसकी नजरें मिली तो उसकी नजरें अपने आप ही नीचे झुक सी गई थी, लेकिन अविनाश की नजरें तो उस पर से जैसे हटने का नाम नहीं ले रही थी। वहीं रागिनी और दिव्या ने फिर सृष्टि को देखा तो उसकी खूबसूरती को देखकर दोनों ही की आंखें बड़ी बड़ी कर देख हो गई थी। भाव, आप कितनी ब्यूटीफुल हैं। उसकी बात को सुनकर सृष्टि ने एक हल्की सी स्माइल पास कर दी थी। वहीं पलक ने मुस्कुराकर कहा, दिव्या, रागिनी, ये है मेरी दोस्त, मेरी बेस्ट फ्रेंड एंड मेरी छोटी सी बहन ही समझ लो, सृष्टि। और फिर उसने सृष्टि की तरफ देखते हुए कहा, और ये है, जिस पर सृष्टि ने बीच में ही उसे टोकते हुए कहा, ये है आपकी प्यारी सी नदर, राइट, जिसके बारे में आप बहुत बातें करती हैं। जिस पर रागिनी ने दांत दिखाते हुए पूछा, अरे ऐसा क्या? मुझे नहीं पता था हम कोई सेलिब्रिटी भी हैं जिसके बारे में बातें होती होंगी। जिस पर दिव्या ने उसके सर पर मारते हुए कहा, हर वक्त ये बकवास करनी जरूरी होती है? और फिर उसने उन दोनों को देखकर कहा, नहीं भाभी, इसकी कोई बात का प्लीज बुरा मत मानना। जिस पर पलक ने कहा, अरे कोई बात नहीं। वहीं सृष्टि ने भी थोड़े कूल अंदाज में कहा, देखो मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, इसमें ऑकवर्ड होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसने अपना हाथ बनाकर कहा, हाय, माय नेम इज सृष्टि भास्कर, तो क्या हम भी दोस्त बन सकते हैं? जिस पर रागिनी और दिव्या ने एक साथ अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, क्यों नहीं, क्यों नहीं। लेकिन दिव्या ने उसके हाथ को पहले पकड़ लिया था, जिससे रागिनी का हाथ हवा में ही रह गया था। तो वह अपना रोनी सी सूरत बनाकर दिव्या को देखने लगी थी। यह देखकर सृष्टि ने जल्दी से अपने दूसरे हाथ से उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, अरे अरे कोई बात नहीं, लो तुम्हारा भी पकड़ लिया। जिस पर रागिनी जल्दी से मुस्कुरा उठी थी। वही अविनाश लगातार पलक को ही देखे जा रहा था, जिस पर उनके बगल में बैठे हुए दिलीप जी ने उसे देखा और फिर उनके चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। फिर उन्होंने अपनी तरफ झुकते हुए कहा, मेरी बेटी काफी सुंदर है ना? उस उनकी कही हुई बात को सुनकर उसने खोए हुए ही अपना सिर हाँ में हिला दिया था। लेकिन जैसे ही वह होश में आया, उसने ध्यान दिया कि अभी उससे क्या कहा था, जिससे उसने जल्दी से हड़बड़ाते हुए दिलीप जी से कहा, सॉरी डैड, आई एम रियली सॉरी। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई थी कि वह अपना सर ऊपर उठाकर उन्हें देख भी सके। वहीं यह सुनकर दिव्या की दिलीप जी की स्माइल तो जैसे बड़ी ही होती जा रही थी। वहीं अविनाश की आवाज़ थोड़ी तेज थी, जिससे सबकी नजरें भी उसकी तरफ ही चली गई थी और वह नासमझी से उन्हें देखने लगे थे। वहीं दिलीप जी ने थोड़ा खड़ूस बनते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? किस बात की सॉरी मांग रहे हो? क्या मेरी बेटी बेटी खूबसूरत नहीं है क्या?
और वह उसे और भी ज़्यादा घूर घूर कर देखने लगे थे। वहीं यह सुनकर वह सभी भी अपनी आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी करके अविनाश को देखने लगी थी। वहीं अविनाश ने जल्दी से हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पर दिलीप जी ने कड़क लहजे में कहा, तो फिर कैसा है दामाद जी? वहीं यह सुनकर अविनाश के तो जैसे पसीने ही छूटने लगे थे। उस बेचारे को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार वह बोले क्या। तभी उसी वक्त महक जी ने वहां पर आते हुए दिलीप जी से कहा, आप क्या कर रहे हैं, क्यों दामाद जी को परेशान कर रहे हैं? फिर उन्होंने अविनाश को देखते हुए कहा, अरे बेटा कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। और फिर उन्होंने दिलीप जी को घूर कर देखा, जैसे कह रहे हैं, आप क्या मुस्कुराते ही रहोगे या फिर कुछ बोलोगे? जिस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए अविनाश से कहा, अरे दामाद जी, इतना परेशान या फिर हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं जानता हूँ मेरी बेटी खूबसूरत है और आपकी उस पर से नजरें कैसे नहीं हट सकती। जिस पर वहां पर खड़ी हुई पलक ने अपना सिर शर्म से नीचे झुका लिया था। वहीं अविनाश की बोलती तो और भी ज्यादा बंद हो गई थी और वह जैसे यहाँ से गायब होना ज्यादा चाहता था, क्योंकि सब कुछ काफी ज्यादा अजीब जो हो गया था। वहीं यह सुनकर सभी लोग हंसने लगे थे और महक जी ने अपना सिर पीट लिया था। फिर उन्होंने उसे घूरते हुए कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? जिस पर अविनाश ने वहां पर और रहा नहीं जा रहा था, जिससे उसने जल्दी से खड़े होते कहा, अरे हमें यहाँ से चलना चाहिए, वहां पर सब वेट कर रहे होंगे ना। और उन्होंने किसी तरफ ना देखते हुए रागिनी और दिव्या को चलने का इशारा किया, जिस पर उन दोनों की ही हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी, जिसे देखकर उसने उन दोनों को बुरी तरीके से घूर कर देखा, जैसे उसे खा ही जाएगा। और फिर आंखों ही आंखों से वार्निंग देते हुए बोला, जल्दी से बाहर आओ। और फिर उसने महक जी और दिलीप जी के पैर छुए और वहां से बाहर की तरफ चला गया। वहीं यह देखकर सभी लोग मुस्कुरा उठे थे, वहीं सिर्फ महक जी को छोड़कर। वहीं रागिनी और दिव्या ने पलक के दोनों हाथों को पकड़ा और उसे बाहर की तरफ ले जाने लगी थी, जिस पर सृष्टि बस मुस्कुरा कर उन्हें देख रही थी। वहीं पलक ने उसे आने का इशारा किया। तभी रागिनी ने पीछे मुड़कर उसे देखा और फिर जल्दी से उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, हाय माय न्यू फ्रेंड, आप भी चलिए, आपको अलग से इनवाइट करूं क्या? जिस पर सृष्टि ने अपना सिर झटकते हुए कहा, अरे हाँ नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आ ही रही थी। जिस पर उसने उसके हाथ को जबरदस्ती पकड़ते हुए कहा, तो फिर चलिए ना। जिस फिर वह मुस्कुराते हुए उसके साथ चलने लगी थी, किसी बच्चे की तरह फुदकते हुए। वहीं महक जी ने उन सभी को देखते हुए कहा, अपना ध्यान रखना बच्चों और संभल कर जाना। जिस पर रागिनी ने मुस्कुरा कर कहा, अरे आंटी जी, हम हैं ना इन सब की हिफाजत के लिए, फिर आप किस बात की फिक्र कह कर रही हैं? कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए। जिस पर महक जी मुस्कुरा दिया था। फिर उनके जाते ही महक जी ने दिलीप जी को घूर कर देखा, जिस पर दिलीप जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे क्या हुआ भाग्यमान, अब आप गुस्से में दिखाई दे रही हैं। जिस पर महक जी ने गुस्से में कहा, सच में आपको नहीं पता क्या, मैं क्यों गुस्सा हूँ? ये आप क्या कर रही थी? वह हमारे घर के होने वाले दामाद हैं और आप कैसा बिहेव कर रहे थे? जिस पर दिलीप जी ने उसके दोनों कंधों को पकड़कर उन्हें सोफे पर बैठाते हुए कहा, अरे आप इस बात से इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? और आप भूल रही हैं वो सिर्फ दामाद नहीं, हमारे घर के बेटा भी बनने वाले हैं, तो उनके साथ थोड़ा सा मस्ती मजाक तो चलता है, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? जिस पर महक जी ने परेशानी के साथ कहा, लेकिन। जिस पर दिलीप जी ने कहा, पहले ना आप परेशान होना बंद करिए, मैं तो बस उसका छोटा सा टेस्ट ले रहा था और मैं जानता हूँ वो हमारी पलक के लिए बहुत सही है और उसका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखेगा, और अगर वह गलत होता तो वह बोल सकता था, लेकिन उसने हमारा मान रखा, इसीलिए तुम परेशान मत हो। अब से मैं ये नहीं करूँगा, सिर्फ आज मैं चेक कर रहा था। जिस पर महक जी ने एक गहरी सांस ली, जिसे देखकर दिलीप जी ने मुंह बनाते कहा, अब तो मुस्कुरा लो। जिस पर महक जी मुस्कुरा उठी। उन्हें देखकर दिलीप जी ने काफी प्यार से कहा, आप ऐसे ही मुस्कुराया करें, मुस्कुराते हुए गजब की लगती हैं। जिस पर महक जी ने खड़े होते कहा, हाँ हाँ हो गया आपका छेड़ना, तो चलो मुझे और भी काम है। और वह मुस्कुराकर वहां से चली गई। वहीं यह देखकर दिलीप जी ने उनके पीछे जाते हुए कहा, अरे पति प्यार कर रहा है और आपको तो जैसे मेरे प्यार की ही कदर नहीं है। और वह बोलते बोलते ही उनके पीछे पीछे चल दिए थे। तो क्या मोलेगी ये कहानी?
वहीं यह चारों कार के पास पहुंचे। अविनाश कार के अंदर ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। दिव्या ने पलक को ले जाकर उसके पास वाली सीट पर ही बैठा दिया था। अविनाश की हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वह पलक की तरफ अपनी नजरें उठाकर भी देख ले। वहीं यही हाल इस वक्त पलक का भी था। उसने सीट बेल्ट को लगा लिया था। वहीं दो तो तीनों लड़कियां भी पीछे बैठ गई थी। तभी रागिनी ने एकदम से कहा, लेकिन भाई कहाँ है? वो कहाँ बैठेंगे? उसकी कही बात को सुनकर दिव्या और अविनाश को भी होश आया और उन दोनों ने रागिनी को देखा। उन्हें लगा था सिर्फ पलक को पिकअप करना है, जिससे उन्होंने एक ही कार ली थी। साथ ही अविनाश से कहा तो हाँ कि वह दूसरी कार ले, लेकिन उसकी तो हिम्मत ही नहीं थी कि वह पलक से कैसे फेस करेगा, जिससे वह साथ ही आ गया था। लेकिन अब उसके साथ सृष्टि भी थी, जिससे वह लोग सोच में पड़ गई थी। वहीं यह सुनकर सृष्टि और पलक उसे देखने लगी थी। वह भी समझ गए थे। फिर उस पलक ने अविनाश को देखा तो वह अपनी नजरें अभी भी चुरा रहा था। वहीं रागिनी ने जल्दी से अपना सिर निकालकर बाहर देखा तो कार से थोड़ी दूरी पर ऋषि भी खड़ा हुआ था। उसने उसकी तरफ पीठ कर रखी थी, जिससे उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। सृष्टि ने भी उस तरफ देखा तो उसे सिर्फ उसकी पीठ ही दिखी थी। वहीं रागिनी ने ऋषि को आवाज लगाई तो उसे सुनाई नहीं दिया, क्योंकि उसने अपने कानों में ब्लूटूथ लगा रखे थे। यह देखकर रागिनी ने अपना मुंह बनाया और फिर अविनाश की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन भाई बैठेंगे कहाँ? और उसने अपनी पौंहें उचका दी, जिस पर बगल में बैठी हुई दिव्या ने अपने दांत दिखाते हुए कहा, मैं बताऊं? जिस पर सभी ने उसे देखने लगे। जिस पर उसने हंसते हुए कहा, कार के ऊपर, जिससे भाई अच्छे से फ्रेशनेस एयर का भी मजा ले सके। उसकी कही बात को सुनकर सृष्टि एकदम से हंसी छूट गई थी। वहीं सभी ने दिव्या को घूर कर देखा, जिससे सृष्टि ने पर पलक ने भी अपनी हंसी छुपा ली थी। वहीं रागिनी ने उसे घूरते कहा, लगता है तेरा बड़ा मन है अपने ऊपर अच्छे से एयर फ्रेश को महसूस करने का। तुझे ही बैठा दूँ क्या? बता मुझे। और वह उसे काफी प्यार से देखने लगी थी। वहीं उसकी बात को सुनकर दिव्या ने जल्दी से मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तो बस बोल रही थी, ठीक है, मुझे कहीं नहीं जाना। और उसने जल्दी से सृष्टि को कसकर पकड़ लिया था, जैसे रागिनी उसे खींच कर निकालने ही वाली हो। जिस पर सृष्टि उसे मुस्कुराकर देख रही थी। जिस पर रागिनी ने अपना सिर ना में हिलाया और फिर अविनाश की तरफ देखा और वह कुछ कहता कि तभी सृष्टि ने बीच में कहा, तुम सभी लोग इसमें जा सकते हो, मेरी कार है, मैं उसमें आ जाऊंगी। उसकी कही हुई बात को सुनकर सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे थे। वहीं पलक ने कहा, तो फिर मैं भी तेरे साथ ही चलती हूँ ना? तू अकेले आएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तेरी ड्राइविंग स्किल्स ही इतनी ज़्यादा बेकार है, अगर कुछ हो गया तो तेरा कोई भी भरोसा नहीं है। और माँ ने कहा है अच्छे से ध्यान रखना, इसलिए मैं भी तेरे साथ ही चलती हूँ। जिस पर वह सीट बेल्ट को खोलकर निकलने ही वाली थी कि तभी सृष्टि ने जल्दी से अपनी सीट से खड़े होते हुए उसके कंधों को पकड़ते हुए कहा, अरे अरे, कहाँ चली सवारी? कोई ज़रूरत नहीं है, चुपचाप से यहीं पर बैठो, मैं आ जाऊंगी। और मैं कोई छोटी बच्ची तो हूँ नहीं ना। और क्या मतलब है मेरी ड्राइविंग स्किल्स? मुझे ड्राइविंग अच्छे से आती है, इसीलिए तो मेरे पास कार है, वरना मेरे पास कार नहीं होती। सुनी तुम? और फिक्र मत करो, मैं आंटी जी को बताना, बस आंटी जी को मत बताना। जिस पर पलक ने उसे घूर कर देख रही थी। जिस पर सृष्टि ने अविनाश की तरफ देखते हुए आंख मार दी, जिससे पलक उसे मुंह खोल कर देख रही थी। वहीं वह निकलने लगी तो रागिनी ने उसे रोकते कहा, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी आंटी जी ने बोला था ना कि हम आपका ख्याल रखें, तो फिर आप अकेली कैसे आ सकते हैं? इसलिए आप अकेली तो नहीं आएंगी, बल्कि आप मेरे भाई को भी अपने साथ लेकर आ जाना। उसकी कही हुई बात सुनकर दिव्या ने जल्दी से रागिनी की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन रागिनी तू जानती है ना भाई। जिस पर रागिनी ने झट से उसके मुंह को अपने हाथों से बंद कर दिया और फिर से उसे दिखाते आंखें दिखाते हुए अपना मुंह बंद करने के लिए कहा। और फिर उसने सृष्टि की तरफ देखा, जो कि दिव्या की नजर नासमझी से देख रही थी। जिस पर रागिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आप ना इसे मत देखिए, इस पागल लड़की को आदत है ऐसे ही बकवास करने की। और वैसे मेरे भाई अभी ना फ़ोन पर बात कर रहे हैं, इसीलिए आप उन्हें लेकर आ जाना ना, और हम भी निकलते हैं, वरना हम लेट हो जाएंगे, वैसे ही बहुत लेट हो गए हैं, ठीक है ना? उसकी कही बात को सुनकर सृष्टि को सोचते हुए एक बार में जवाब दिया, ओके, नो प्रॉब्लम। और फिर वह कार से बाहर निकल के उसके कार से बाहर निकलते ही रागिनी ने जल्दी से अविनाश की तरफ देखते हुए कहा, भाई
कार को स्टार्ट करो ना, और जल्दी से करो, चलो। जिस पर अविनाश ने रिव्यू मिरर से उसकी तरफ घूर कर देखा, जैसे कि वह उसकी मन की बात को जानना चाहता हो। जिस पर रागिनी ने उसे दांत दिखाते हुए कहा, मुझे पता है मैं बहुत खूबसूरत हूँ, लेकिन मुझे घूर कर देखने की कोई ज़रूरत नहीं भाई। और फिर बगल में इतनी प्यारी सी खूबसूरत सी ब्यूटीफुल सी भाभी तो बैठी हुई ना, उन्हें देखिए ना, मुझे क्यों घूर रहे हैं आप। उसकी कही हुई बात को सुनकर अविनाश की खुद ब खुद नजर अपने बगल में बैठी हुई पलक पर जा मिली, जो कि खिड़की से नीचे करके सृष्टि से कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही थी। उसने यह सब सुना ही नहीं था। वहीं रागिनी ने दिव्या के मुंह पर अपना हाथ से हटा दिया था, जिस पर दिव्या अपनी तिरछी निगाहों से रागिनी की तरफ गुस्से से घूर कर खा जाने वाली नजरों से देखी जा रही थी। उसे दाल में ना कुछ काला लग रहा था, या बोलूं पूरी दाल ही उसे काली लग रही थी, जिससे वह ध्यान से उसके चेहरे को देख रही थी, जैसे कि वह उसके खुरापाती दिमाग को पढ़ना चाहती हो। वहीं सृष्टि ने जल्दी से अविनाश की तरफ देखते हुए कहा, जीजू लेकर आओ ना अपनी सिर दर्द। वाइफ को सच में बहुत सिर दर्द करा दिया है। जिस पर पलक ने उसे अपना मुंह खोल कर देखा, वहीं रागनी दिव्या को हंसी छूट गई थी। वहीं अविनाश ने मुस्कुराकर कार को स्टार्ट कर दिया था, जिससे वह पलक को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला था, जिससे वह गुस्से से सीट पर मुंह बनाकर बैठ गई थी। अविनाश ने उसे देखा तो वह काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी, जिससे उसके चेहरे पर भी खुद ब खुद एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। वहीं सृष्टि उस कार को मुस्कुराते हुए जाते हुए देख रही थी। फिर उसने अपनी कार की पार्किंग लॉट से बाहर निकाला और फिर दरवाजे के पास खड़ी होकर उसमें बैठकर ऋषि के कॉल का एंड होने का वेट करने लगी थी। साथ ही वह ऋषि को देखते हुए अपने मन में ही काफी कुछ सोचे भी जा रही थी। ओह, तो ये है ऋषि ओबरॉय, हमारे बॉस अभिमन्यु ओबरॉय के बेटे। सिर्फ नाम ही सुना है, लेकिन ये अभी ही यूएस से आया है, तो शायद ये भी उन्हीं बिगड़े हुए अब्राहम शहजादों की तरह होगा, जो अपने बाप के पैसों पर ऐश करते हैं। कहीं इसकी नीयत भी सबकी तरह मुझ पर फिसल न जाए, कहीं ये भी सभी लड़कों की तरह ना हो जो नॉनस्टॉप बातें करते हैं। सृष्टि उसे बिना देखे ही उसे जज कर रही थी। बट कुछ भी कहो, परफेक्ट बॉडी फिगर है। साथ ही जेब में जो हाथ डाले हुए हैं, उसमें तो सच में गजब का लग रहा है। लेकिन जब उसे समझ आया कि वह किस तरह की बातें कर रही है, जिससे उसने अपना सिर झटकते हुए कहा, क्या है सृष्टि, क्या बकवास बातें सोच रही तू? और तू इतनी ठरकी कब से हो गई, बता मुझे। और फिर किसी से एक तो एक शब्द नहीं बोलने वाली। वैसे भी पीछे से ही देखकर लग रहा है कि एटीट्यूड तो जैसे इसने कोट कोट के भरा होगा। फिर उसने अपना मुंह बनाया। तभी थोड़ी देर बाद ऋषि का कॉल एंड भी हो गया था, और फिर वह फ़ोन देखते हुए ही उसकी तरफ पलटा और वहीं पर आने लगा था। वहीं जब सृष्टि की नज़र उस पर गई तो उसकी आंखें जैसे उसी पर ठहर सी गई थी। उसने अपने मन में कहा, उफ, जितना सोचा था ना उससे कहीं ज़्यादा हैंडसम है। वाह, सो हैंडसम। ये तो पहली बार देख रही हूँ जो कोई इतना है ज़्यादा हैंडसम है। किसी पेंटिंग से कम नहीं है। क्या डोले सोले हैं, सिक्स पैक एब्स भी हैं। क्या चाल है, बिल्कुल राजा की तरह। फिर उसने एकदम से अपने सर पर मारा और फिर खुद पर गुस्सा करते बोले, हो गई तारीफ तो प्लीज़ अब रियलिटी में आइए। वो कोई राजा नहीं है, ठीक है, और उसके लिए कोई राजा या फिर राजकुमार नहीं आएगा। जिस पर उसने खुद पर ही इतराते हुए कहा, मुझे चाहिए भी नहीं, मैं तो खुद की दुनिया की क्वीन हूँ और मुझे किसी भी राजा की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी भी राजकुमार की। और वह ये सब सोच ही रही थी और बोल भी रही थी, तब तक वहाँ पर ऋषि भी आ गया था। और वहाँ पर आने के बाद उसने इधर उधर देखा तो उसे कहीं भी कार दिखाई नहीं दी थी। यह देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई थी। उसका चेहरा पहले से और भी ज़्यादा सीरियस हो गया था। यह देखकर उसकी नज़र सृष्टि की कार पर गई पड़ी, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया था और अविनाश को कॉल लगाने ही वाला था कि तभी सृष्टि ने उसे कॉल लगाते देखा तो उसने कार के अंदर से ही आवाज़ लगाई, ओ हेलो मिस्टर, इधर। उसकी आवाज़ को सुनकर ऋषि ने अपना सिर उठाकर उसे देखा। उसे देखते ही उसकी आंखें एकदम से छोटी हो गई थी, क्योंकि उसे याद आ गया था कि ये तो वही लड़की थी जो कि उसने रेस्टोरेंट के अंदर देखी थी। यह याद आते ही उसकी आंखें छोटी छोटी सी हो गई थी। वहीं सृष्टि ने उसे खुद को घूरते हुए देखकर कहा, अरे आपसे ही बोल रही हूँ, आप घूर क्यों रहे हैं? वो लोग तो निकल गए हैं, आप मेरे साथ चलिए। उसके कही हुई बात को सुनकर उसकी बाहें और तन गई थी। उसने उसके सवाल को इग्नोर करते हुए गुस्से के साथ कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो?
और तुम मेरा पीछा कर रही हो। उसकी कही हुई बात को सुनकर सृष्टि को समझ नहीं आया कि वह क्या बोल रहा है। वह उससे कब मिली जिससे उसने असमंजस से अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करते हुए पूछा, ओह हेलो मिस्टर, क्या मतलब है आपका? क्या बोल रहे हैं? मैं आपसे कब मिली? ये सुनकर ऋषि की भौहें और तन गई थी। उसे लग रहा था कि इस लड़की के अंदर कुछ तो झोल है जरूर। ये लड़की कोई ना कोई चोर या फिर सीरियल किलर होगी या फिर कोई दुश्मनों से एक होगी जो उसके पीछा कर रही है। कहीं ये उसके दुश्मन से कोई चाल तो नहीं है ना? वह उसके साथ झूठ को सुनकर गुस्से में आ गया था। उसने उसके पास जाकर कहा, सीरियसली तुम नहीं जानती तुम कब मिली मुझे? देखो मुझे सच सच बताओ, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो और तुम्हें किसने भेजा है? उसकी कही हुई बात को सुनकर सृष्टि ने इरिटेट होकर कहा, व्हाट द हेल, क्या बकवास कर रहे हो? मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, तो पीछा करना तो बहुत दूर की बात है। उसकी कही हुई बात को सुनकर ऋषि ने उसी कड़क लहजे में कहा, तुम नहीं जानती, लेकिन मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरीके से जानता हूँ। उसकी ये बात सुनते ही जैसे ही सृष्टि ने सुनी, उसका तो जैसे पारा ही हाई हो गया था और उसने गुस्से से ऋषि को देखा और फिर दरवाजे को खोलकर बाहर निकलते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या कहा तुमने? अभी तक मैं तुम्हारी इज्जत कर रही थी, लेकिन तुम इसके लायक ही नहीं हो। क्या कहा तुमने? मुझ जैसी लड़की? हाँ मैं कैसी लड़की हूँ बताओ जरा। जिस पर ऋषि को भी गुस्सा आ गया था और उसने भी उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम जैसी लड़की जिनका कोई कैरेक्टर नहीं होता और पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हैं, फिर चाहे मर्डर हो या फिर चोरी या फिर किसी भी लड़के को अपनी इन अदाओं में फंसाना हो, तुम जैसी लड़कियों को किसी को उल्लू बनाना काफ़ी अच्छी तरीके से आता है। बस उसका यही सुनना था कि एक जोरदार थप्पड़ ऋषि के गालों पर आकर लगा। सृष्टि की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी, जैसे उनमें खून उतर आया हो। उसने गुस्से से चीखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कैरेक्टर लेस बुलाने की? तुम मेरे बारे में जानते क्या हो? उसका गुस्सा इस वक्त जैसे सातवें आसमान पर था। क्या होगा अब? क्या जवाब देगा ऋषि सृष्टि के थप्पड़ का? कैसे होगी इस रिश्ते की शुरुआत जिसमें दोनों को ही एक दूसरे के लिए इतनी नफरत है? और रागनी ने क्यों किया ऐसा? क्या होगा जब सबको पता चलेगा? वहीं दूसरी तरफ कार के बैकसीट पर बैठी हुई दिव्या रागनी को लगातार घूरे जा रही थी, जिस वजह से परेशान होकर रागनी इरिटेट होकर खींचते हुए कहा, क्या हुआ? मैं ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ क्या? मुझे क्यों घूर रही है? उसकी कही बात को सुनकर दिव्या ने पटाख से कहा, जैसे कि वह इसका ही वेट कर रही थी, तूने ये क्यों किया? उसकी कही हुई बात को सुनकर रागनी ने अनजान बनते हुए कहा, क्या मैंने क्या किया? जिस पर दिव्या ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, तू जानती है ना भाई को लड़कियों से कितनी ज्यादा नफरत है। लड़कियां उन्हें जैसे एक आंख नहीं भाती हैं। तू जानती है ना ये बात अच्छे से, फिर भी तूने ये किया, सब कुछ जानते हुए भी। क्यों? सच में भाई का गुस्सा तो अच्छे से पता है ना तुझे? अगर उन्होंने सृष्टि जी के साथ कुछ कर दिया या फिर कुछ बोल दिया तो? उसकी कही हुई बात को सुनकर रागिनी ने पहले तो पलक को तरफ देखा कि वह सुन तो नहीं रही ना, फिर उसके पास झुककर मुंह बनाकर कहा, तू हमेशा नेगेटिव ही क्यों सोचती है, हाँ? ये क्यों नहीं सोचती कि वो मिलेंगे, नजरें मिलेंगी और फिर हाय प्यार हो जाएगा? नहीं भाई, उल्टी सीधी चीजें क्यों? और देखा नहीं कितनी खूबसूरत है वो, और हमारी भाभी बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट भी है। तो क्या पता भाई को भी वो नजर उन पर फिसल जाए और उन्हें पहली नजर का प्यार हो जाए और फिर हमारी वो भाभी बन जाए। उसकी कही हुई बात को सुनकर दिव्या ने अपना सिर पीट लिया था और फिर वह गुस्से से बोली, तू पागल है क्या? सच में तुझे लगता है भाई किसी भी खूबसूरती पे मरने वाले इंसान है? यार तुझे मैं क्या ही बोलूं, पागल लड़की। बोलना ही बेकार है, लेकिन सही में मुझे सही फीलिंग नहीं आ रही है। भाई कुछ कर न दे। जिस पर रागिनी ने उसे समझाते हुए कहा, अरे मेरी माँ, इतना क्यों सोच रही है तू? चिल करना, कुछ नहीं होगा। और भाई भले ही लड़कियों से नफरत करते हैं, लेकिन उनकी इज्जत भी करना अच्छे से जानते हैं। और सृष्टि को देखा नहीं कितनी ज़्यादा अच्छी है, पोलाइट थी, तो फिर ये तो हो नहीं सा रहा। जिस पर दिव्या ने उसे घूर कर देखा और खा जाने वाली नजरों से घूर कर कहा, अगर कुछ हुआ ना तब बताऊंगी मैं तुझे।
जिस पर रागिनी ने अपने दांत दिखा दिए और वैसे मनाने लगी थी। वहीं दिव्या बार बार उसे खुद से दूर कर रही थी। वहीं आगे वाली सीट पर अविनाश चुपचाप से पलक को देख रहा था। यह एहसास जब पलक को होता तो वह उसकी तरफ देखती तो वह इधर उधर देखने लगता, जिसे देखकर पलक के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती थी। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि ऋषि को अपनी लाल आंखों से गुस्से से घूर कर देख रही थी। वहीं उसके थप्पड़ पड़ने से ऋषि का चेहरा एकदम से डार्क हो गया था, साथ ही उसके हाथ की मुट्ठियां भी कसकर बंद हो गई थी। वह इस वक्त कितने गुस्से में आ गया था, ये उसके हाथ की नजर साफ बता रही थी। उसने एकदम से सृष्टि की तरफ देखा तो उसकी आंखों को देखकर सृष्टि खुद ब खुद एक कदम पीछे हट गई थी। उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख लाल हो चुकी थी, जैसे कि उनमें खून उतर आया हो। उसे अपनी मौत उसमें साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन सृष्टि को सब कुछ बर्दाश्त था, लेकिन कोई भी उसके कैरेक्टर पर अपनी उंगली उठाए ये तो बिल्कुल नहीं, जिससे उसका गुस्सा भी सातवें आसमान पर था। जिससे उसने काफी हिम्मत से गुस्से के साथ उसे उंगली दिखाते हुए कहा, तुम अपने आप को समझते क्या हो? हु द हेल आर यू? बिना किसी के बारे में जाने बिना उसका कैरेक्टर को कैसे डिसाइड कर सकते हो? सच में, छी, मैंने सच में सही सोचा था। तुम वही निकले ना, उन्हीं गिरे हुए लोगों की तरह जिनकी सोच लड़कियों के प्रति तुम्हारी सोच की तरह ही घटिया होती है। उन्हीं बिगड़े हुए अमीर जादों की तरह जो करता तो कुछ भी नहीं है, बस बिना बात का अपने बाप के पैसों पर ही घमंड करता है। उसके ने जैसे ही कहा वैसे ही ऋषि का गुस्सा जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गया था और उसने चारों तरफ एकदम से काफी डेंजरस ऑरा निकलने लगा था, जिससे उसका हाथ खुद ब खुद ही एकदम से सृष्टि पर रख लिया था और वहां पर हट गई थी। वह जैसे थर थर कांप रही थी। उसने डर से मारे कान दोनों बंद कर लिए थे। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि एक हाथ से खून ऋषि के एक हाथ से खून निकलने लगा था और उसके हाथ से कान चुप गए थे, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं होता हुआ था। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से अपने बालों पर हाथ फेरा और गुस्से से चिल्ला, शिट। और फिर वह गहरी गहरी सांसें लेने लगा था। वह खुद को कंट्रोल करने लगा। वहीं ऋषि ने सृष्टि ने धीरे धीरे से अपने कान पर रखे हुए पहले तो कार के शीशे को देखा, जो कि पूरी तरीके से चूर चूर हो गया था। और फिर उसने ऋषि की तरफ देखा, जो कि अपने गुस्से को कंट्रोल करने की घर मुश्किल ही कोशिश कर रहा था। लेकिन जब उसकी नज़र उसके हाथ पर गई तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसके हाथ से लगातार खून निकलने लगा था, लेकिन ऋषि को जैसे इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं गया था। यह देखकर वह एकदम से घबरा सी गई थी। वह कैसे भी हो, लेकिन वह किसी को चोट में नहीं देख सकती थी, जिससे वह जल्दी से उसकी तरफ बढ़ते हुए अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम सच में पागल पागल हो क्या? क्या किया ये? लेकिन जैसे वह उसके हाथ को पकड़ते उससे पहले ऋषि ने गुस्से से तिलमिलाते उसे देखा और फिर उसका गुस्सा बिल्कुल काबू में नहीं रहा था, जिससे उसने सृष्टि की तरफ गुस्से से देखा और उसका गुस्सा जैसे उसके काबू में नहीं था। उसने एक हाथ को कसकर पकड़कर सृष्टि की तरफ बढ़ाया और फिर कसकर उसे अपनी क्लोज कर लिया, जिससे कि उसकी सांसें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। साथ ही उसने उसके हाथ को मोड़कर उसके पीठ पर लगाते हुए अपने और भी काफी करीब कर लिया था। और इसी ने सृष्टि की आंखों में आंखें डालकर कहा, अपनी जुकाम पर संभाल कर बात करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? ऋषि ओबरॉय पर? मुझ तक तो फिर भी ठीक था, पर तुमने मेरी डैड को बीच में लाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। मैं चाहूँ तो तुम्हारी यहीं पर जान ले लूँ, लेकिन लड़की पर हाथ उठाने की आदत नहीं है, इस वजह से हाथ नहीं उठाया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वहीं उसकी इस हरकत से और उसके छूने से सृष्टि को जो कि थोड़ी देर के लिए उसका हाथ का खून देखकर उसके भाव थोड़े नॉर्मल हुए थे, उसके इस हरकत से और भी ज़्यादा गुस्से में आ गई थी। उसके इस हरकत से वह और भी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। उसने गुस्से से उसकी आंखों में देख रही थी, साथ ही वह अपने हाथ को छुड़ा रही थी, लेकिन ऋषि को पकड़ उस पर इतनी मजबूत थी कि वह चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी, जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। उसने गुस्से से चीखते हुए कहा, छोड़ो मुझे, दूर हटो मुझसे। अच्छे से समझ आता है कि तुम कितनी शरीफ खानदान से हो और कितनी शराफत है तुम्हारे अंदर। लड़की पर हाथ नहीं उठा सकते, लेकिन उसकी परमिशन के बगैर उसे छू जरूर सकते हो, है ना?
उसकी कही हुई बात को सुनकर ऋषि को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। उसके हाथ की पकड़ सृष्टि के हाथ पर और भी ज्यादा मजबूत हो गई थी। साथ ही वह उसके और भी ज्यादा करीब आकर गुस्से से उसके काफी कोल्ड टोन में बोला, तुम लड़की अपनी बकवास बंद करो। तुम मेरे गुस्से का इम्तिहान ले रही हो। क्या तुम्हें अंदाजा भी है मैं इसके लिए तुम्हारा क्या हाल कर सकता हूँ? जिस पर सृष्टि ने अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए गुस्से के साथ कहा, मुझे धमकी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे क्या किसी के बाप से नहीं डरती हूँ। इसीलिए शराफत से बोल रही हूँ, मुझसे दूर हटो, छोड़ो मुझे, वरना मैं भी नहीं जानती कि मैं बेफालतू में तुम्हारे साथ क्या करूँगी। और मैं नहीं चाहती कि बेफालतू में तुम्हारा तमाशा बनता फिरे। उसकी कही हुई बातों से ऋषि का गुस्सा जैसे बढ़ता ही जा रहा था। उसने उसने गुस्से से घूरते कहा, तुम अपनी लिमिट में रहो। क्या कर लोगी तुम? हाँ, आखिर तुम्हारी मेरे सामने औकात ही क्या है? कौन हो तुम? और उसकी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो गई थी। हालांकि वह खुद ही अपने बोले गए शब्दों पर हैरान था, क्योंकि उसने कभी भी अपने पावर का घमंड नहीं किया था। लेकिन इस लड़की की वजह से वह जैसे अपने ऊपर से कंट्रोल ही खो रहा था। वहीं उसके कसकर पकड़ने की वजह से अब सृष्टि को बहुत दर्द होने लगा था, जिससे उसने काफी गुस्से से अपने पैर पर उसका पैर दे मारा, जिससे सृष्टि की पकड़ अपने आप से छूट गई थी। जिससे सृष्टि ने उसे जोर से धक्का देते हुए चिल्लाकर कहा, तुम पहले मुझे छोड़ो, लीव माई हैंड डैम इट। उसके धक्का देते ही ऋषि उससे एक कदम पीछे हट गया था। साथ ही उसके पैर में अचानक से बहुत तेज दर्द हुआ, लेकिन वह उसके चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं गया था। उसके हाथ में अभी भी खून निकल रहा था। उसने सृष्टि को जान से मार देने वाली नजरों से देखा, लेकिन भला सृष्टि को इससे कोई डर थोड़ी लगता था। दोनों ही अभी भी एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से घूर ही रहे थे। वहीं सृष्टि कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी वहां पर जल्दी से भागते हुए महक जी और दिलीप जी आए थे और उन दोनों को देखते हुए परेशान हुए। क्या हुआ आप दोनों को? क्या हो रहा है यहाँ पर? लेकिन दोनों ही एक दूसरे को गुस्से से जानलेवा नजरों से घूर कर देखे जा रहे थे, जिससे दिलीप जी और महक जी ने एक दूसरे को देखा। एक बॉडीगार्ड ने जाकर उन्हें जल्दी से इस चीज की खबर दी थी, तो वह लोग जल्दी से दौड़े दौड़े वहां पर चले आए थे। वहीं महक जी ने नजर जैसे ही ऋषि के हाथ से बह रहे खून पर पड़ी, तो वह एकदम से घबरा गई थी और उन्होंने जल्दी से उसके पास जाकर उनके हाथ को पकड़ते हुए कहा, अरे बेटा, ये खून क्या हुआ? सब ठीक है ना? इतनी चोट कैसे आई तुम्हें? क्या हो रहा है यहाँ पर? देखो कितना खून बह रहा है। आप अंदर चलिए जल्दी से, वरना कहीं और घाव ना आ जाए। उसकी कही हुई बात को सुनकर ऋषि का ध्यान महक जी की तरफ चला गया था और उसने जब उन्हें फिक्र करते देखा तो शांति से कहा, मैं ठीक हूँ आंटी, कुछ नहीं हुआ, एक छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। लेकिन और उसने भी अपने हाथ की तरफ देखा तो उसे अपनी जेब के अंदर डालने ही वाला था कि महक जी ने जल्दी से उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, नहीं, कितना खून बह रहा है बेटा, कितनी चोट लगी है, अगर ऐसे ही छोड़ा तो और दर्द होगा। लेकिन ये हुआ कैसे? फिर उन्होंने सृष्टि को देखा और ऊपर से नीचे स्कैन किया, जैसे चेक कर रही हूँ कि वह तो ठीक है ना। फिर उनकी नज़र वहां पड़े हुए कांच पर पड़ी। फिर उन्होंने असमंजस से कहा, लेकिन ये टूटा कैसे? जिस पर सृष्टि ऋषि को और भी बुरी तरीके से घूरने लगी थी। आखिर उसने उसकी सबसे फेवरेट कांच का कांच तोड़ा था, जो कि उसने अपनी काफी मेहनत से ली थी। लेकिन आज उसने उसकी मेहनत का कबाड़ा कर दिया था। उसकी इतनी मेहनत से खरीदी हुई कार को इतनी बेतरतीब से कुचल दिया था। वहीं उसकी नज़रों को महसूस करके उसने भी उसे घूर कर देखा। वहीं दिलीप जी ने उन दोनों को देखा और फिर अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि साहब, बाद में पता करना, पहले जाकर इसके हाथ पर दबा लगाओ। जिस पर महक जी ने जल्दी से अपना सिर पर मारते हुए कहा, हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, चलो जल्दी से चलो। जिस पर ऋषि ने अपनी नजर सृष्टि से हटाते हुए कहा, अरे नहीं, मैं तो बिल्कुल सही हूँ, इस छोटी सी चोट से मेरा कुछ भी नहीं होने वाला। जिस पर महक जी ने बोलती कि बीच में सृष्टि ने कहा, अरे माँ छोड़िए ना, जब वो बोल रहे हैं कि उन्हें उससे कुछ भी नहीं होगा तो फिर क्या जरूरत है बार बार उनकी फिक्र करने की। उसकी कही हुई बात को सुनकर दिलीप जी और महक जी ने उसे देखा। वही यह सुनकर ऋषि की आंखें छोटी हो गई थी कि उस लड़की ने उन्हें माँ क्यों कहा। वहीं महक जी ने सृष्टि को डांट लगाते हुए कहा, ये तुम क्या बोल रही हो सृष्टि, और कैसे बात कर रही हो? ये देख नहीं रही हो उसे कितनी चोट आई है? और ये मैंने क्या तुम्हें ये सब सिखाया है? कैसे बात कर रही हो तुम? जिस पर सृष्टि गुस्से से ऋषि को घूर कर देख रही थी। सो आगे स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।